today we are starting a new series where we will be solving questions related to your UGC NET English literature. As we all know, the form filling has started. You guys should fill the form as quickly as possible ताकि आपको अच्छा एग्ज़ाम सेंटर मिले. And let us begin with this journey where we will be solving PYQs on daily basis related to English literature. Because इस टाइम पे PYQ solve करना ही would be the most beneficial thing for you guys. क्वेश्चंस एज इट इज़ तो रिपीट नहीं होते हैं, बट यू विल सी क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनका यूज़ करके आप बाकी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, राइट. सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. Listed below are the titles that are of some of the most influential books that are written by Frank Kermode. Identify one of the title that does not belong to the set. इनमें से कौन सी ऐसा बुक है जो उनने लिखी नहीं है, फ्रैंक करमॉड ने नहीं लिखी है. वी हैव द वर्क्स. ए ऑप्शन है आपका द सेंस ऑफ एन एंडिंग, नॉट एंटाइटल्ड अ मेमोir, द जेनेसिस ऑफ सीक्रेसी and the great code, the Bible and literature. Which of the following works is not written by Frank Kermode? I'll give you some time to ponder upon this. Frank Kermode is a brilliant writer, a very, very important writer, has written multiple works. So, British literary critic हैं हमारे Frank Kermode. एंड ऑल ऑफ दीज आर द वर्क्स, लेकिन इनमें से कोई एक वर्क है जो उन्होंने नहीं लिखा है. ओके, सो द राइट आंसर टू दिस इज डी. डी इज़ द राइट आंसर. दिस इज़ द वर्क नॉट रिटन बाय फ्रैंक करमोड. द ग्रेट कोड, द बाइबल एंड लिटरेचर इज़ अ वर्क रिटन बाय नॉर्थम फ्राई. द सेंस ऑफ एन एंडिंग, नॉट एंटाइटल्ड अ मेमोir एंड द जेनेसिस ऑफ सीक्रेसी, ये तीनों वर्क्स फ्रैंक करमोड के हैं. तो फ्रैंक करमोड कौन है? फ्रैंक करमोड हमारे एक लिटरेरी क्रिटिक हैं. कौन है? एक लिटरेरी क्रिटिक हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर इन द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन. एंड किंग एडवर्ड द 7th के बारे में उन्होंने काफ़ी सारी बात करी है. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ाया है उन्होंने. बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे हैं. ही वॉज अ रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूटर टू द लंदन रिव्यू ऑफ बुक्स. ओके, इन्होंने काफ़ी सारे अपने वर्क्स लिखे हैं. किसके अंदर? लंदन रिव्यू में. ठीक है, लंदन रिव्यू. एंड ऑफ कोर्स इनके सारे वर्क्स आपको पता होने चाहिए. द वर्क्स दैट आर रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, दे आर इम्पॉर्टेंट. सो लुक एट द डेट्स. वाई? बिकॉज क्रोनोलॉजी के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द डेट्स एज वेल. वी हैव द सेंस ऑफ एन एंडिंग. दिस इज़ अ वर्क विच हैज़ अ सबटाइटल स्टडीज इन द थ्योरी ऑफ फिक्शन. दिस वर्क वॉज रिटन इन 1967. 1967 का इनका वर्क है. देन नॉट एंटाइटल्ड अ मेमोir इन 1995, द जेनेसिस अ सीक्रेसी इन 1979, राइट. ही हैज़ ऑल्सो रिटन वर्क्स लाइक he has written this very important work, शेक्सपियर्स लैंग्वेज. ओके, ये भी पेपर में आ जाता है और ये वर्क इन्होंने लिखा था 2000 के अंदर. द रोमांटिक इमेज इज़ ऑल्सो अ वर्क. द आर्ट ऑफ टेलिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो कि फ्रैंक करमोड ने ही लिखे हैं, राइट. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. विच ऑफ दीज ग्रीक प्लेस, इनमें से कौन सा? विच ऑफ दीज ग्रीक प्लेस बिकेम और वॉज द सोर्स ऑफ द विंटर्स टेल. द विंटर्स टेल इज़ अ वर्क दैट वॉज रिटन बाय आवर वेरी ओन विलियम शेक्सपियर. पर इनमें से कौन सा वर्क उनका सोर्स बनता है? सो वी ऑल नो शेक्सपियर वॉज राइटिंग, एंड व्हेन शेक्सपियर केम टू इंग्लैंड, उससे पहले के कुछ साल उनके क्या होते हैं? लॉस्ट ईयर्स होते हैं. क्या होते हैं? उनके लॉस्ट ईयर्स होते हैं. सो व्हेन शेक्सपियर एंटर्ड लंदन, basically there were 7 university wits that were writing. These university wits belong to Cambridge as well as Oxford, and we saw Shakespeare taking a lot of stories from these 7 university wits. इन्हें यूनिवर्सिटी विट ही क्यों कहा जाता है? वाई? बिकॉज या तो ये कैम्ब्रिज से पढ़े थे या ये ऑक्सफर्ड से पढ़े थे. तो शेक्सपियर ने कुछ अपने इम्पॉर्टेंट वर्क्स सोर्सेज बनाए हैं इनके वर्क्स को. ठीक है, मतलब इनसे लिया है काफ़ी सारे सोर्सेज.
So we have the Greek plays, that is Iphigenia at Aulis. Then we have Alcestis, Medea, and Iphigenia at Tauris. Which of the work became the source of The Winter's Tale, a work written by William Shakespeare? So the right answer is the work written by Euripides. Euripides का work है Alcestis. Now Euripides is not a university wit, though he has taken a lot of stories from university wits. लेकिन Euripides एक ग्रीक राइटर है, एक ग्रीक प्ले राइटर है, वहाँ से शेक्सपियर ने ये वाला वर्क का सोर्स लिया है. सो देर आर अ नंबर ऑफ वर्क्स जो उन्होंने कहाँ से लिए हैं, 7 यूनिवर्सिटी विट से. जैसे हमारे पास है किड एक यूनिवर्सिटी विट है जिन्होंने उर हैमलेट लिखा है, और शेक्सपियर ने हैमलेट की स्टोरी यहीं से ली थी. ठीक है. सो अब हम लोग यहाँ पे क्या पूछा था, लेकिन यहाँ पे ग्रीक प्लेस पूछा था. तो ग्रीक प्लेस के अंदर वी हैव यूरोपिडीज जिन्होंने वर्क लिखा था एल्केस्टिस, और ये वर्क आया था 1438 के अंदर. तो ऑप्शन बी बिकम्स द राइट आंसर. द विंटर्स टेल कब लिखा गया था? 1609 से 11 के बीच में. राइट. लेट अस मूव फॉरवर्ड. Arrange the following sentences in the order in which they appear in Emerson's Self-Reliance. So Self-Reliance is a poem written by transcendentalist Emerson. He became very famous in American literature. Transcendentalism एक बहुत important movement था जो उन्होंने स्टार्ट किया था. यहाँ पे आपको ये sentences को order में fix करना है. To be great is to be misunderstood. Pythagoras was misunderstood. And Socrates and Jesus and Luther and Copernicus and Galileo as well as Newton, and very pure and wise spirit that ever took flesh. It is so bad then to be misunderstood. It is a rightful word, misunderstood. What do you think should be the correct order in which Emerson, in which you see these works written by Emerson appearing? सेल्फ रिलायंस उनका वर्क है. रैल्फ वॉल्डो एमर्सन इज द राइटर. रैल्फ वॉल्डो एमर्सन. एंड सेल्फ रिलायंस लिखा कब जाता है? सेल्फ रिलायंस 1841 में लिखा जाता है. दिस इज अ वर्क रिटन बाय एमर्सन कमिंग आउट व्हेन? इन 1841. इट इज़ बेसिकली एन एसे written by American transcendentalist philosopher Ralph Waldo Emerson. It contains the statements that are talking about how you can talk about false consistency, what a person actually needs, what is true instinct. इन सब के बारे में इन्होंने बात करी है. So the right answer to this is D. D is the right answer. So let us see chronology क्या होगी. Misunderstood. Misunderstood. It is a right fool's word. It is so bad then to be misunderstood. Pythagoras was misunderstood, and Socrates and Jesus and Luther and Copernicus and Galileo and Newton and every pure and wise spirit that ever took flesh. And lastly, to be great is to be misunderstood. Right? So this is the sentence, this is the paragraph that you find in the essay. 1841 का essay है written by Emerson the Transcendentalist. Okay, which of the following statement is not true regarding the poems of Derek Walcott? Derek Walcott के लिए ये कौन सी statement सही नहीं है? His poem Goats and Monkeys is an epigraph of Shakespeare's Othello. In The Sadhu of Kova, Walcott refers to Diwali, Hanuman and the Ramayana. Walcott has written a poem entitled Jean Rise. In A Far Cry from Africa, Walcott depicts his divided loyalties in the context of the Changwa uprising. So the right answer is D here. D is the right answer. Which of the following statement is not true regarding Derek Walcott? So in Walcott's A Far Cry from Africa, this is a work that came out in 1962. He talks about Mau Mau uprising and not the Changwa uprising. ठीक है. So ये work किसका है? This is a work written by Derek Walcott. He is a playwriter. He has written poems as well. Important figure. Derek Walcott के बारे में ये भी आता है पेपर में ही
कि डेरिक वॉलकॉट को नोबेल प्राइज़ कब मिला था. तो ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज़ इन 1992. This is also a PYQ. He has written multiple important works. An important play called as Dream on Monkey Mountain. Dream on Monkey Mountain is also attributed to him. He has written this work. He has received multiple literary works. All his works are very important. Literary prizes. All his works are very important. His career was very smooth. His play that was written in 1970 got a lot of praise. And ये बहुत जगह पे, अलग अलग जगह पे ये प्रोड्यूस भी किया गया था, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में प्रोड्यूस हुआ था. ही हैज़ ऑल्सो रिटन इम्पॉर्टेंट पोएम्स. जैसे उनकी एक पोएम है ओमेरॉस. इन 1990 इट केम आउट. इट क्लोजली इकोज एंड रेफर्स टू द कैरेक्टर्स ऑफ द इलियड. सो इलियड हमारा वर्क है, ठीक है. सो ये इलियड से काफ़ी ज़्यादा, ये क्या करता है, हमारे इलियड से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, राइट. ही ऑल्सो गॉट नोबेल प्राइज़ एज आई टोल्ड यू इन 1992 and the rest of the statements are also important. You can go through the statements and get to know more about Derek Walcott, right. I hope this is clear and we can move forward. दो इनका और भी बहुत important works हैं, poetry collections हैं, जैसे कि we have summer, we have the midsummer, we have the poems, the poetry collection like the fortunate traveler. तो ये कुछ important works हैं, ठीक है. We can move forward and this is the next question. Though I would like to give you, एक बार लिख देती हूँ मैं यहाँ पे. There are some plays of Derek Walcott जो पेपर में बहुत आते हैं. So आप लिख सकते हो इनको, जैसे ओ बेबीलोन, ठीक है. Then we have रिमेम्बरेंस. 1977 का वर्क है. ओ बेबीलोन 1976 का वर्क है. देन वी ऑल्सो हैव दिस वर्क पेंटोमाइम. पेंटोमाइम अपने आप में भी PYQ है, पूछा था एक बारी होता क्या है पेंटोमाइम. आई होप यू गाइज नो दैट, राइट. दिस वर्क केम आउट इन 1972. सो एटलीस्ट ये तीनों वर्क्स जो ऑलरेडी आए हुए हैं, प्लीज़ इसे पढ़ लेना एंड रीड द समरी एज वेल. ओके, रीड द समरी एज वेल. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not true of the New Bold Review, the teaching of English in England? It was commissioned in 1919. It urged the teaching of the national literature. It proposed the teaching of English literature at university level. It aimed at uniting divided classes after the war. So, New Bold Review के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है? Take some time, think about it. The New Bold report that was there, the New Bold report. So officially इसका टाइटल क्या है? The Teaching of English in England. It was a landmark report that was commissioned by the British Board of Education. And ये कब आई थी? This was not commissioned in 1919. It was commissioned in 1921. Okay, it focused on the role and significance of English language and literature in English education system. And ये report concern करती है exploration as well as the improvement of English जहाँ पे भी use हुई होती है. इसका पर्पस भी यही था कि ये रिकमेंडेशन दे और इम्प्रूव करे एडुकेशन लेवल, हर एडुकेशन लेवल पे, ठीक है. So, the New Bold Review commissioned in 1919 proposed the teaching of English literature at all levels and not just the university level. Hence, it is option number C. That is not true. अब हमारे आंसर की के अकॉर्डिंग ये आंसर आया था. आंसर की के अकॉर्डिंग दिस वाज द आंसर, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी लेवल के बारे में बात नहीं करता है.
ये बात करता है ऑल एडुकेशन लेवल के बारे में, लेकिन योर ए इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू, ठीक है। सो यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यू कैन गो थ्रू इट, इंटरनेट पे भी आप चेक कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले ये 1921 में आया था, 1919 नहीं। सो कभी कभी आंसर कीज भी रॉन्ग होती हैं, ओके। सो यहाँ पे इसको सी की जगह हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए एंड सी, ए एंड सी, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। आई स्पेशली गॉट दिस क्वेश्चन सो दैट सबको क्लैरिफाई कर सकूँ कि कैसे आंसर की भी गलत हो जाती है। दिस रिवेंज ट्रेजेडी ओपन्स विद अ लॉन्ग सॉलिलॉकी। ये एक रिवेंज ट्रेजेडी है जो लॉन्ग सॉलिलॉकी के साथ स्टार्ट होती है। सॉलिलॉकी क्या होती है, वन पर्सन टॉकिंग एंड वो क्या कर रहा है, वो कुछ पेन, ग्रीफ या किसी भी चीज़ के बारे में बता रहा है एंड ही इज़ टॉकिंग टू हिमसेल्फ, राइट। So this revenge tragedy opens with the long soliloquy of the protagonist carrying the skull of his poisoned fiancée and swearing vengeance for the old duke who has committed the vicious act. Identify the play: The Spanish Tragedy, The Revenger's Tragedy, The Duchess of Malfi and The Changeling. ये कौन सा ऐसा वर्क है जहाँ पे you find the person, the hero, coming on the stage and he is reciting this soliloquy, he is talking to himself and he is saying and he is carrying the skull of his poisoned fiancée जिसको मार दिया गया था. What would be the right answer? Take some time. Okay, so let me tell you the right answer. The right answer is your option number B, that is The Revenger's Tragedy. The Revenger's Tragedy, right? So the above description that you find is the opening scene of Thomas Middleton's very very important work, The Revenger's Tragedy. रिवेंज ट्रेजेडी क्या होता है, कोई रिवेंज के मोटिव से ऑलमोस्ट सबको किल कर दे, ये रिवेंज ट्रेजेडी है. ये सेनेकन ट्रेजेडी से काफ़ी इंस्पायर्ड है, बहुत ज़्यादा ब्लड शेड होता है. दिस केम आउट इन 1607. डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. यू फाइंड रिवेंजर्स ट्रेजेडी मैच द फॉलोइंग में बहुत बार आता है. ओके, सो वन मोर थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, रिवेंजर्स ट्रेजेडी हम देखते हैं जैकोबियन रिवेंज ट्रेजेडी है. ये क्या है, एक जैकोबियन रिवेंज ट्रेजेडी है. इट वॉज फर्स्टली परफॉर्म्ड इन 1606 बट इट वॉज पब्लिश्ड व्हेन इन 1607. ओके, ऐसा भी कहा जाता है दैट इट वॉज सिरिल टर्नर जिन्होंने ये वर्क लिखा है. अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल थिंक दैट ही इज़ द राइटर, बट बहुत ज़्यादा डिस्कवरी के बाद, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन के बाद नाउ वी आर कंक्लूडिंग दैट ये थॉमस मिडल्टन ने लिखा है. ओके, एक बार पहले भी PYQ आ चुका है एंड मिडल्टन ही मैच द फॉलोइंग में आता है. सो UGC नेट में भी यही माना जाता है, राइट. सो यहाँ स्टार्ट कैसे होता है, वी हैव वेंडिस बेसिकली ब्रूड कर रहा है, मतलब लेमेंट कर रहा है उनकी फियोंसे की रीसेंट डेथ पे, जो कि ऑफकोर्स उनको पता है किसने किया है. इट वॉज द ड्यूक, द लस्टफुल ड्यूक, जिन्होंने उनकी फियोंसे को क्या कर दिया था, पॉइजन कर दिया था. ठीक है, सो वी हैव वेंडिस ने अपनी फियोंसे का स्कल अपने हैंड में पकड़ा हुआ है और वो आ रहे हैं 9 ईयर्स से, 9 ईयर्स पहले उन्होंने ये किया है और अब वो स्कल लेके एंटर कर रहे हैं. सो वेंडिस के ब्रदर हैं हिपोलिटो, यही वो न्यूज़ लाए हैं कि अब वो आ चुका है और सारा प्ले उसी के साथ स्टार्ट होता है. ठीक है, सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्ले. Yet it is the masculine values that prevail. Observe the famous writer speaking cruelly. She continued, football and sport are important. The worship of fashion, the buying of clothes trivial. Name the author as well as the text. Mary Wollstonecraft का work, A Vindication of the Rights of Women. Audre Lorde's Age, Race, Class. Virginia Woolf's A Room of One's Own. And Jane Rice's After Leaving Mr. Mackenzie.
सो ये एक स्टैंजा है, आपको बताना है कहाँ, ये एक पैसेज है, बताना है आपको कहाँ से आया है ये. येट इट इज़ द मैस्कुलिन वैल्यूज दैट प्रिवेल, ऑब्जर्व्ड अ फेमस राइटर स्पीकिंग क्रूअली, शी कंटिन्यूड. फुटबॉल एंड स्पोर्ट आर इम्पॉर्टेंट, द वर्शिप ऑफ फैशन, द बाइंग ऑफ क्लोथ्स ट्रिवियल. वॉट वुड बी द राइट आंसर? ये कहाँ पे आपको दिखता है? And this is one of the most important writer. You guys need to know a lot about her. Should I tell you the right answer? So the right answer is a English writer, Virginia Woolf. So the above extract is taken from a very very important work written by Virginia Woolf, A Room of One's Own. She's a feminist writer. She's also famous for Stream of Consciousness. He has written multiple works like Orlando. इनका बर्थ डेट भी पेपर में आता है. सो बॉर्न कब हुई थी? 25 जैन को इन 1882. डाइज व्हेन इन 1941. मॉडर्निस्ट राइटर हैं. वर्क लिखा था अ रूम ऑफ वंस ओन इन 1929. राइट. शी हैज़ रिटन वर्क्स लाइक मिसेस डैलोवे 1925 में ये वर्क आता है. अ रूम ऑफ वंस ओन तो हमने देख ही लिया है. अ रूम ऑफ वंस ओन 1929. देन वी हैव टू द लाइट हाउस 1927 का वर्क है. देन वी हैव ऑरलैंडो. दिस इज़ अ वर्क ऑफ 1928. द वेव्स 1931. Then we have Flush, a biography, 1933. Virginia Woolf is by far one of the most important English writer 20th century की. Stream of Consciousness की pioneer हैं. Okay, इन्होंने start किया था Stream of Consciousness here, and also along with her brothers, जो कि intellectual friends थे, she also started the ब्लूम्सबरी ग्रुप. क्या स्टार्ट किया था इन्होंने? ब्लूम्सबरी ग्रुप. दिस इज़ ऑल्सो अ PYQ. रिसेंटली 2023 में पूछा था द ब्लूम्सबरी ग्रुप में कौन कौन राइटर्स हैं, कौन कौन इंक्लूडेड है. सो दिस इज़ माई क्वेश्चन टू यू एज वेल, जो आप नीचे अभी मुझे बताओगे. राइट. लेट अस मूव फॉरवर्ड and look at the next question. According to Coleridge, the secondary imagination diffuses dash in order to recreate. Choose the right word that will be there in the blank. Disintegrates, dissipates, displaces, and disassociates. So the right answer is what? The right answer is B. That is dissipates. इसको पढ़ते हैं. Coleridge का वर्क है बायोग्राफिया लिटरिया, दैट वॉज लाइक अ रिस्पॉन्स एंड अ क्रिटिक दैट वॉज डन ऑन वर्ड्सवर्थ वर्क द लिरिकल बैलेट्स. दिस केम आउट इन 1871. इट डिस्कसेस द एलिमेंट्स ऑफ वॉट एग्जैक्टली इज कंसिडर्ड टू बी जीनियस. तो उन्होंने बात करी है इमेजिनेशन के बारे में एंड फैंसी के बारे में, एंड ही सेड दैट इमेजिनेशन आई कंसीडर ईदर एज प्राइमरी और सेकेंडरी. The primary imagination is the living power, the prime agent of all human perception, and as a repetition of a finite mind of eternal act of creation. While the secondary imagination echo the former, मतलब primary imagination सबके पास हो सकती है, almost सबके पास. Secondary इसको भी better तरीके से use करना है. It is coexistence with the consciousness as well. So यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है वो डिज़ोल्व की जा सकती है, डिफ्यूज़ करता है, डेसिपेट करता है इन ऑर्डर टू रिक्रिएट. मतलब अगर आपके पास गोल्ड है और आपने गोल्ड से एक रिंग बना दी, तो अब ये रिंग की सोच तो सबके पास है, लेकिन इस रिंग की जगह आपने इस शेप की रिंग बनाई, तो ये थोड़े कम लोग सोच पाएंगे. तो कुछ नया रिक्रिएट करना इज़ योर सेकेंडरी इमेजिनेशन. जो हर कोई कर दे, दैट इज़ योर प्राइमरी इमेजिनेशन. प्राइमरी इमेजिनेशन इज़ अगेन एंड अगेन यूज्ड. सो प्राइमरी इमेजिनेशन को डिज़ोल्व, डिफ्यूज़ और डेसिपेट करके कुछ नया फॉर्म होता है सेकेंडरी इमेजिनेशन में. That humanities and the science were in fact two cultures was suggested by Aldous Huxley in his Oxford Lectures on Poetry,
Auden in his Oxford Lectures on Poetry, F.R. Lewis in The Great Tradition, or C.P. Snow in Reed Lecture. That humanities and science are in fact two culture. तो फर्स्ट कल्चर ह्यूमैनिटी है, सेकेंड साइंसेज है, ऐसा किसने कहा? सो डी इज़ द राइट आंसर. वी हैव C.P. स्नो, जिन्होंने अपनी थीसिस लिखी थी रीड कल्चर इन 1959. एक इंटेलेक्चुअल लाइफ के बारे में वो लिखते हैं वेस्टर्न सोसाइटी की, जो उनको लगता है स्प्लिट है बिटवीन टू टेट्यूलर कल्चर्स. व्हाट आर दीज टू कल्चर्स? द ह्यूमैनिटीज एंड द साइंसेस. Okay, select the right chronological sequence of the date of the Bible translation. UGC नेट का फेवरेट क्वेश्चन है, बताओ मुझे chronological sequence. The King James version, Tyndale, Revised Standard Version, Holman Christian Standard Bible, या फिर कोई और ऑर्डर है? So let me give you the right answer to this. We have C. The correct sequence is, सबसे पहले टिंडेल की बाइबल आती है, ठीक है, टिंडेल की बाइबल आती है 1926 के अंदर. फिर किंग जेम्स का वर्जन है. किंग जेम्स के जो बाइबल है उसे ऑथराइज्ड वर्जन भी कहा जाता है. ये 1611 में आती है, ये अपनी ही बाइबल लिखवाते हैं. ये जैकोबियन पीरियड में आता है. जैकोबियन पीरियड का सबसे इन्फ्लुएंशियल प्रोज वर्क भी कहलाता है ये. रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन 1946 एंड हॉलमैन क्रिस्टियन स्टैंडर्ड वर्जन 1999. सो सी हो गया हमारा राइट आंसर. ठीक है, टिंडेल बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, साथ में किंग जेम्स भी आपको पता होना चाहिए. Published in 1604, the first monolingual English dictionary was Nathaniel Bailey's Universal Etymological Dictionary of the English Language, Samuel Johnson's Dictionary of the English Language, Robert Crawdell's The Table Alphabetical, and Thomas Blott's Glossographia. So right answer क्या है? C. रॉबर्ट कॉड्री का वर्क है. दैट वाज प्रोड्यूस, इट वाज द फर्स्ट डिक्शनरी इंग्लिश लैंग्वेज की, जो कि आप कह सकते हो क्या थी, मोनोलिंगुअल थी. कब आती है? 1604 के पास आती है. द टेबल अल्फाबेटिकल. ओके, करेक्ट सीक्वेंस में आपको सेट करना है. आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस. द अमेरिकन पैस्टोरल, सिस्टर कैरी, द ग्रेट गैट्सबाय एंड बिलवड. Now this is one of the most important questions. सारे वर्क्स आपको पता होने चाहिए with dates. The right answer is what? C is the right answer. कैसे हमने C find out किया है? Let us see. सबसे पहले वर्क आता है सिस्टर कैरी. सिस्टर कैरी थियोडोर ड्रीजर का वर्क है, जो कि लिखा जाता है 1900 के अंदर. Then we have Great Gatsby and we all know this work. 1925 का वर्क है. समरी प्लीज पढ़ लेना इस वर्क का. We have F. Scott Fitzgerald. Beloved टोनी मॉरिसन का वर्क है 1987. एंड द अमेरिकन पैस्टोरल बहुत बार पेपर में आता है, फिलिप रॉथ 1997. Now what you need to do is read the summary of these works and also learn the dates. Okay, so this was the last question and I hope you guys understood कि कैसे questions आते हैं. So this was just the first series. We'll be coming up with multiple questions and हम ऐसे ही सारे questions solve करेंगे. ठीक है, with this I'll wind up. Thank you, have a wonderful day and I'll see you soon.